Hello learners, this is Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 85 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is total number of biosphere reserves in India are. So options are 12, 14, 16, 18. So before going to the answer, so let's discuss biosphere reserves क्या है, ठीक है, ये बेसिकली इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. देखो हम लोगों के पास हमें पता है कि we have to conserve our biodiversity. So bio means life, diversity means variety. So we have to conserve the variety of species of plants, microorganisms, animals and other birds and other organisms. ठीक है. Why we have to conserve the biodiversity? In order to balance our ecosystem. जितनी ज्यादा वैरायटी होगी स्पीशीज की हमारे इकोसिस्टम में, उतना ही आपका इकोसिस्टम और उतना ही आपका जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस्ड होएगा. ठीक है. सो ये रीजन है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है. और दूसरी साइड हमें ये भी पता है कि देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड प्लांट्स जो कि अंडर थ्रेट हैं, जिनको ह्यूमन से खतरा है. या तो हम उनकी हंटिंग कर रहे हैं, या हम उनको, अगर हम प्लांट्स की बात करें, उनको हम यूज कर रहे हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस, या हम हम लोग उनका वुड ले रहे हैं एज अ फॉर यूजिंग एज अ फ्यूल. सो कहीं ना कहीं वी आर एक्सप्लॉइटिंग द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. सो अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं. सो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए मेन वी हैव टू मेथड्स. One is in situ conservation, second is ex situ conservation. In situ, in means वहीं पे, situ means situated, जहां पे वो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ या पर्टिकुलर आपके प्लांट्स या कोई भी आपकी वेजिटेशन है, जिस एरिया को वो बिलोंग करती है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, अगर हम उसको वहीं पे प्रोटेक्ट कर लें. कैसे वी कैन प्रोटेक्ट? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द मैन मेड एक्टिविटीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. हमें पता है कि यहाँ पे ऐसी वेजिटेशन है या ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसे बर्ड्स हैं जो खत्म होने वाले हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम. तो हम उस एरिया में क्या करेंगे, ह्यूमन की मैनमेड की एंट्री, मैनमेड एक्टिविटीज जो है उसकी रेस्ट्रिक्शन कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ताकि हम उस वाइल्ड लाइफ को उस पर्टिकुलर एरिया में क्या कर सके, बचा सके. सो दिस इज इन सिटू कंजर्वेशन. अगर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करें, सो दैट मीन्स हम उस स्पीशी को वहां नहीं रख रहे, हम उसको ले जाके कहीं और कंजर्व कर रहे हैं. ठीक है. सो हम लोग उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के उसको कहीं और ले जाके कंजर्व करें, जहां पे हम लोग उसको बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस दे रहे हैं, जो शायद उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको नहीं मिल रही थी, या मिल भी रही थी या नहीं मिल रही थी, स्टिल वी आर हम लोग उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग कहीं पे कंजर्व कर रहे हैं. उसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन. ठीक है. अब इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल करते हैं क्या क्या है. जैसे अगर हम किसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दें, ठीक है, सो नेशनल पार्क में डेफिनेटली मैनमेड एक्टिविटीज जो होती है उनकी रेस्ट्रिक्शन होती है. ठीक है. अगर हम उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दें या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दें, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन. क्लियर. जो आपके नेशनल पार्क हैं वो तो आपके फॉरेस्ट हैं. बायोस्फीयर रिजर्व भी आपके फॉरेस्ट जैसे दिखते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इट कैन बी लेक, इट कैन, मतलब ये वाटरी एरिया भी हो सकता है, एक्वाटिक एरिया भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक आपका ये फॉरेस्टेड एरिया भी हो सकता है. अगर हम एक्स सीटू की बात करें, एक्स सीटू की एग्जांपल है, जैसे हमने जू आपके बना लिए. जू में देखो हम हमारे पास देयर आर न्यूमरस, हमारे पास स्पीशीज होती हैं जो शायद उस पर्टिकुलर हैबिटेट की नहीं है. ठीक है. हमने पर जू में लाके उनको कंजर्व करा है. ठीक है. सो जू हो गया, आपके बोटेनिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक है या जीन बैंक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन. अब हमारे पास क्वेश्चन में है बायोस्फीयर रिजर्व. सो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि बायोस्फीयर रिजर्व्स है क्या. सो बायोस्फीयर रिजर्व्स ये आपके इन सिटू कंजर्वेशन का एक मेथड है. ठीक है. सो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ना, इनका बेसिकली, अगर ये फॉरेस्टेड आपका एरिया है, इसको मेन 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. कौन कौन से 3 जोन्स है? दीज जोन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ 3 जोन्स.
सो द मिडल जोन जो इज कोर एरिया, मिडल जोन को जो कोर एरिया को एडजॉइन करता है, ठीक है, उसके बाहर का जो एरिया है इमीडिएटली दैट इज द बफर जोन, एंड बफर जोन के बाहर वाला एरिया जो है दैट इज द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। सो यू कैन सी ऑन स्क्रीन देर आर लाइक यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कुछ एक्टिविटीज के नाम है, रिसर्च, एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च, ई फॉर एजुकेशन, एम फॉर मॉनिटरिंग, टी फॉर टूरिज्म, रिक्रिएशन, एंड देयर आर लाइक ट्रायंगुलर शेप्स, उसको सेटलमेंट बोलते हैं, मतलब ह्यूमन की सेटलमेंट, हाउसिंग, ठीक है। तो ये आपका है कि किस एरिया ऑफ बायोस्फीयर में, किस जोन ऑफ बायोस्फीयर में कौन कौन सी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन अलाउड है, ठीक है। सो बेसिकली हम बायोस्फीयर रिजर्व में क्या कर रहे हैं, हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो कंजर्व करने के लिए डेफिनेटली हमें मैनमेड एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करना है। सो इफ यू सी द कोर एरिया में स्क्रीन पे पिक्चर में आपको सिर्फ एम दिख रहा है, मतलब ये आपका कंप्लीट रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां की जो वाइल्ड लाइफ है वो इतनी एंडेंजर्ड है कि हमने बस उनको सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए वहां हम जा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो कोर एरिया में ओनली मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आर अलाउड, कि वाइल्ड लाइफ जो है वो उनकी सर्वाइव, मतलब वो वाइल्ड लाइफ को सिर्फ मॉनिटर करने के लिए ही वी कैन गो। अगर हम बफर एरिया को देखें तो वहां पे ई, आर और टी लिखा है, सो दैट मीन्स इन बफर जोन हम लोग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं, हम लोग एज अ टूरिज्म या रिक्रिएशन पर्पज के लिए भी जा सकते हैं, और हम लोग वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड है। सो ह्यूमन सेटलमेंट बेसिकली लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व नहीं करता, वो साथ साथ में लोकल कम्युनिटी को, उसको भी प्रिजर्व करता है, जो कि इन टर्न आपके बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो लोकल पीपल दे आर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, दे आर प्रोटेक्टिंग द बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व उन लोकल पीपल को भी कंजर्व कर रहे हैं, उनको भी बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर व्हेन वी गो आउट फ्रॉम द बफर जोन एंड वी एंटर टू द ट्रांजिशन एरिया में क्या है, मोर एक्टिविटीज आर अलाउड, ठीक है। सो इसमें ज्यादा देखो, आप देखोगे तो T2 बने हैं इसमें ना, सो दैट मीन्स टूरिज्म एंड रिक्रिएशन सबसे ज्यादा है, इसमें अलाउड है, इसमें सेटलमेंट्स भी हैं, और इसमें हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके दीज आर द 3 जोन्स इन बायोस्फीयर रिजर्व। सो इंडिया में अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो देखो ये नंबर जो है इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, अर्लियर 12 थे, फिर बढ़ गया, सो अभी टोटल इज 18। सो अगर आई हैव टू नेम अ फ्यू, देन आई विल नेम लाइक नीलगिरी है, नंदा देवी है, या मानस है, या मानस नेशनल पार्क है आपका, या फिर आपका नीलगिरी, नंदा, मानस। सो दीज आर लाइक 3 एग्जांपल्स जो मैंने आपको दे दी बायोस्फीयर रिजर्व्स की, ठीक है। So total there are 18 biosphere reserves in India. Moving on to the next question, which of the following provide genetic insurance? देखो जेनेटिक इंश्योरेंस का मतलब क्या है, कि हम किस मेथड से जीन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसको फ्यूचर में भी यूज कर सकें। सो बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा मेथड जीन्स को जेनेटिक इंश्योरेंस है या जीन्स को कंजर्व कर रहा है। ऑप्शन है आपके पास टिश्यू कल्चर, सोमेटिक सेल क्लोनिंग, इंट्रोडक्शन या सीड बैंक। टिश्यू कल्चर बेसिकली जब आप एनिमल या प्लांट का टिश्यू फ्रॉम विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट से बाहर निकाल के तुम एक्सटर्नल आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में रखते हो ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, ग्रो कर सके, सो दैट इज टिश्यू कल्चर। सोमेटिक सेल क्लोनिंग, इसमें बेसिकली आप क्लोनिंग करते हो, ठीक है, सो जिसमें आपके पास एक नया इंडिविजुअल बनता है और जो कि आपके सोमेटिक सेल डोनर जैसा ही होता है, आइडेंटिकल टू सोमेटिक सेल डोनर हो। इंट्रोडक्शन इज टू इंट्रोड्यूस समथिंग। सीड बैंक की बात करें तो अभी हम लोगों ने करा, तो सीड बैंक इज द टाइप ऑफ टाइप ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो सीड बैंक में हम लोग सीड्स को कंजर्व करते हैं, ऐसे सीड्स को कंजर्व करते हैं जिनका हमें पता है कि फ्यूचर में वो जो स्पीशी है, प्लांट स्पीशी इज अबाउट टू एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड है, तो हम क्या करते हैं, सीड बैंक में उनके सीड्स को कंजर्व करके रखते हैं ताकि उसका जो जीन है वो खत्म ना हो, हम उसको कंजर्व कर सकें। सो जेनेटिक इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है, ऑप्शन इज, आंसर इज डी, दैट इज सीड बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन बी बेनिफिशियल इन।
बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों करना है? फॉर द ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है कि लाइक स्पर्म ऑफ मेल इज टेकन एंड इट इज मैनुअली डिपॉजिटेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल, ठीक है। सो इससे आपके पास ब्रीडिंग, मतलब आप बेसिकली ब्रीडिंग कर रहे हो ऑफ एनिमल्स। क्लियर? अगर हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें, सो आपको बताना है कि किस एनिमल के केस में ये हमारे हमारे लिए ये हमारे मतलब हमारे लिए ये बेनिफिशियल हुआ है, किस एनिमल के केस में। ऑप्शंस आर डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट या स्नेक। सो एलिफेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ है, ठीक है। सो आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर? देखो, हम लोगों ने ये चीज पहले भी डिस्कस करी थी। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन एनवायरनमेंट जो आप कंपैरिजन बेसिस पे करते हो। ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वी डिड इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशन, आई बिलीव इन 74 or 75 video session. I don't remember the exact name of the number of the session, but we did in previous session, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड क्लोरीन। तो हमने उसमें आंसर जो टिक करा था वो ओजोन करा था कि ओजोन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि हमने कंपैरिजन करा था। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, क्लोरीन के देयर आर मेनी कंपोनेंट्स जो कि ग्रीन हाउस गैस है, बट ओजोन हमने उस टाइम पे कहा था कि ओजोन इज कंपैरेटिवली नो, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि आपकी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं, द यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो अलाउ करता है द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस टू कम ऑन द अर्थ। लेकिन हमारे पास देयर आर फ्यू गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर जो कि रिफ्लेक्ट बैक जो आपकी सनलाइट जाती है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस, उनको वापस नहीं जाने देती दोज गैसेस। सो कुछ आपके पास एयर में गैसेस हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक होके आपकी जो सनलाइट वापस जाना चाहती है, रिफ्लेक्ट बैक होके क्या जा रही है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस। सो उनको वो गैसेस जाने नहीं देती, इनफैक्ट उनको वो ट्रैप कर लेती है, ठीक है। सो देखो, सम बट कुछ हद तक वी डू रिक्वायर ग्रीन हाउस गैस ऑन अर्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, एयर की कॉम्पोजिशन में हमारे पास CO2 कुछ साल पहले तक 0.03% होती थी, सो विच वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि CO2 एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस, वो वापिस जाने वाली हीट रेडिएशन को ट्रैप कर लेती थी, जिसके कारण हमारे लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वार्म रहता है एंड लाइफ कैन सर्वाइव ऑन अर्थ, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ मैनमेड एक्टिविटीज लाइक हम लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के कारण या डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण या फ्यूल बर्निंग के कारण CO2 का जो कॉम्पोजिशन है एयर में वो चेंज हो गया है। परसेंट ऑफ CO2 हैज बीन चेंज्ड। 0.03% से अभी CO2 हमारी एयर में हो गया 0.04%, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, जिसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि मोर ऑफ द हीट इज गेटिंग ट्रैप्ड, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दैट अल्टीमेटली कॉजिंग द क्लाइमेट चेंज। सो CO2 is a greenhouse gas. Like CO2, there are many gases जो कि आपके लोअर एटमॉस्फेयर में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे कि मीथेन। मीथेन इज ऑल्सो आपका ग्रीन हाउस गैस। इवन ओजोन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि इस ऑप्शन में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, देयर आर 3 मेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। सो उसमें से आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जो है आपका, ठीक है, वो आपका ग्रीन हाउस नहीं है। द अदर टू आर, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक, ये दोनों हैं N2O एंड NO, ये दोनों आपके ग्रीन हाउस गैस है, बट NO2 इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। बट यस, NO2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो कि ओजोन हमने अभी यहाँ पे करा, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो यू हैव टू डू ऑन कंपैरिजन बेसिस कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो हम किसको बेटर टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है एयर में, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो लेट्स डिस्कस ओजोन, थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओजोन। ओजोन हमारे पास दो तरह की है।
एक को हम बोलते हैं गुड ओजोन, एक को हम बोलते हैं बैड ओजोन। गुड ओजोन मतलब वो हमारी फ्रेंड है, इट हेल्प्स अस इन, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आती हैं, हमारा उसका एक्सपोजर होता है, तो वी कैन हैव स्किन कैंसर, हम लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, एंड द यंग वन ऑफ एनिमल्स दे कैन बी ब्लाइंड ऑल्सो। ठीक है, सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं। बट there is ozone layer in one of the layer of atmosphere, that is stratosphere. Stratosphere is the second layer of atmosphere जिसमें हमारे पास ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, सो दैट ओजोन इज गुड ओजोन। सो ओजोन विच इज इन स्ट्रेटोस्फीयर इज गुड ओजोन। बट इफ द सेम ओजोन O3 is present in troposphere, troposphere is the first layer of atmosphere जिसमें हम लोग रहते हैं, so तो वो ओजोन एक पॉल्यूटेंट है। ठीक है, वी डू नॉट नीड ओजोन इन आर ट्रोपोस्फीयर। सो वन ऑफ द एक मेजर इम्पैक्ट जो ओजोन का बताऊंगी, सो दैट इज स्मोक फॉर्मेशन। सो ओजोन जो है वो स्मोक भी बनाती है। क्लियर? सो ओजोन जो है इट इज इन अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस वी विल से ओजोन जो है वो टेक्निकली इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, बट अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सो आंसर इज ए। Last question of the session is, which is an example of aerosol? So let's discuss पहले तो aerosol होते क्या हैं, then we will read the options. Aerosols आपके tiny solid और tiny liquid particles होते हैं, very tiny, बहुत small, which are suspended in air, जो air में suspended रहते हैं for long, काफी देर के लिए, for days, even for weeks and even for months. ठीक है, so उनको हम aerosols बोलते हैं। एरोसोल की एग्जांपल, लाइक सिंपल एग्जांपल, व्हेन यू स्प्रे डिओ, सो डिओ स्प्रे करते हो जो टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, वो एग्जांपल है आपकी एरोसोल। ठीक है, सो अब आपको एक एग्जांपल पता लगी, सो लेट्स सी द ऑप्शंस। जेली, फॉग, बटर, स्पॉन्ज। तो फॉग जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल। सो एरोसोल आर द टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, फॉर एग्जांपल fog. Clear? So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through exam prepare. In IGNOU Dost, a continuous support from IGNOU Dost mentors will be there, who are professionals and who will be from your subject only, and they will be helping you for completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.